नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल केदारे और आप देख रहे हैं एसएसटी मुक्तांगण, जहां व्यक्त होंगे मुक्त विचार मुक्त मन। दोस्तों, आज 1 दिसंबर वैश्विक एड्स दिन। समाज में एड्स के बारे में आज भी बहुत सारी गलतफहमियां है, अंधश्रद्धा है, लेकिन यह बीमारी दुरुस्त हो सकती है। ऐसे लोग फिर से जी उठ सकते हैं। यही हौसला दिखाने के लिए एड्स दिन मनाया जाता है। जी हाँ, वैसे तो हम 365 दिन विभिन्न बीमारियों से, विभिन्न समस्याओं से जूझते रहते हैं, लेकिन ऐसी बीमारी के लिए उल्लासनगर में और आसपास के इन उपनगरों में काम कर रही है ग्लोबल राइट फाउंडेशन, जिनकी संस्थापक अध्यक्ष आज के हमारी मेहमान है डॉक्टर योगा नाम्बियार, जो कई सालों से एड्स की रोकथाम के लिए, जन जागृति के लिए काम कर रही है। आइए देखते हैं उनकी इस कार्यों की यह छोटी सी झलक। आपको जात, धर्म और लिंग भेद कबूल नहीं है। आप इंसानियत के धर्म को मानते हो। इस समाज ने आपको लिंग भिन्नता का एहसास बार बार दिलाकर नाउम्मीद करना चाहा, पर यही नाउम्मीदी आपके लिए प्रेरणा बन गई और इस कुचेष्टा का जवाब आपने अपनी कामयाबी से दिया। अपने इस समूह को अवहेलना की दलदल से निकालकर एक शिक्षित एवं स्वाभिमानी जिंदगी देने के लिए अपने आप को आपने सक्षम बना दिया है। तृतीय पंथी परंपरा के साथ रहकर भी आपने शिक्षा और आर्थिक स्वावलंबन की राह चुनी है। इसी जुनून ने आज आपको भारत की पहली किन्नर मानसोपचार तज्ञ डॉक्टर एवं समुपदेशक बना दिया है। आपके इस परिवर्तन के लिए आपको लुधियाना के महामहिम राज्यपाल और लेडी आयरन किरण बेदी, इन्होंने सेंट पॉल मित्तल इस राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा है। आज आप सायन अस्पताल में मानसिक उपचार बाह्य रुग्ण विभाग के तहत एक मानसोपचार तज्ञ डॉक्टर की सेवा दे रहे हो। यह आपके समूह और उल्लासनगर के लिए गौरवशाली बात है। 2012 में आपने स्थापित की ग्लोबल राइट फाउंडेशन के माध्यम से आपने न सिर्फ किन्नर समूह के न्याय अस्तित्व की लड़ाई लड़ी है, बल्कि समाज के अंतिम पंक्ति में बसे गरीबों के लिए, एचआईवी बाधित रुग्णों के लिए और एड्स बाधित मरीजों के बच्चों के पुनर्वसन के लिए भी आप क्रियाशील हो। उल्लासनगर और आसपास के उपनगरों में एड्स बाधित मरीजों को ढूंढना, उन्हें दवाइयों तक पहुंचाना, उन्हें इलाज देकर उनका मनोबल बढ़ाना और फिर समाज में नए रुतबे से शामिल कराने के लिए आप कार्यरत हो। आपके कम्युनिटी किचन से लॉकडाउन में हजारों लोगों को 2 वक्त की रोटी मुहैया कराई है और आज भी करा रहे हो। महाराष्ट्र में लॉकडाउन में फंसे 260 से भी ज्यादा परप्रांतीय मजदूरों को आपने हवाई जहाज से उनके गांव पहुंचाकर मानवता का सही धर्म निभाया है। इसके अलावा आपने 58 गरीब बच्चों को गोद लेकर उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी संभाली है। किन्नरों की समस्या के प्रति आपकी आस्था और लड़ाई को देखकर महाराष्ट्र शासन ने आपको ठाणे जिला किन्नर तकरार निवारण समिति के सदस्य पद पर नियुक्त किया है। किन्नरों की अस्मिता और एड्स के नष्टता के लिए आपके लड़ने वाले जज्बे को एसएसटी मुक्तांगण का दिल से सलाम। जी हाँ, आज के हमारे एसएसटी मुक्तांगण के अतिथि वक्ता है डॉक्टर योगा नाम्बियार। तो दोस्तों, ये कुछ झलकियां देखी हमने डॉक्टर योगा नाम्बियार, इनके कामों की। जी हाँ, हम एड्स जैसी बीमारी के बारे में वो काम कर रहे हैं, उनके कामों के बारे में, इस बीमारी के बारे में और अधिक उनसे जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर योगा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एसएसटी मुक्तांगण में। थैंक यू सो मच केदारे सर। मैं और मेरी सारी टीम एसएसटी मुक्तांगण, एसएसटी मैनेजमेंट और आपके बहुत बहुत आभारी है कि आपने हमें मौका दिया कि हम आपके यहाँ तक आए और हमारे अचीवमेंट्स, हमारे एक्टिविटीज़ बता सकें। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक 4 साल की नन्ही से एक्टर जो स्टेज पे परफॉर्म करती थी, डांस करती थी, एक्टिंग करती थी, आज सायन अस्पताल की एक मानसोपचार तज्ञ विभाग की एक प्रमुख बन गई, डॉक्टर योगा नाम्बियार। कैसे रहा ये सफ़र? ये सफ़र देखो, अगर आपको कुछ अचीव करना है तो उसके पीछे आपको बहुत सारी मेहनत लगती है। तो बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होना है, कुछ भी नहीं। ये मेहनत के वक्त आपको बहुत सारे चैलेंजेस, आपको बहुत सारे इश्यूज, आपको बहुत सारे स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन, कलंक, भेदभाव सब कुछ फेस करना पड़ता है। तो जैसा सब बच्चों ने किया, जैसे सब अचीवर्स ने किया, वैसे मैंने भी किया है। नाम किया।
योगा जी, हमारे लिए बहुत ये फ़ख्र की बात है, हमारे उल्लासनगर शहर के लिए, हमारे समाज के लिए, कि इतिहास में पहली बार हमारे ठाणे जिला अध्यक्ष जो जिलाधिकारी हैं उनके अध्यक्षता में तृतीय पंथ जो है समूह है उनके तकरार निवारण मंडल की स्थापना हुई है जी। और आप उसके पहले सदस्य हो, ये हमारे लिए काफ़ी अभिमानास्पद बात है। तो आज तक इस मंडल के माध्यम से आपने अपने समुदाय की कौन कौन सी समस्याएं जो सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है? देखिए, ट्रांसजेंडर इश्यूज जो है, तृतीयपंथी इश्यूज जो है, वो अभी से नहीं है, वो काफ़ी सालों से चलती आ रही है। जैसा हम बोले, किन्नरों का जिक्र जो है सभी जगह किया है। किन्नरों का जिक्र आप देखोगे तो वेद पीरियड में भी है, हाँ, उसके बाद हाँ, मुगल पीरियड्स में भी है, उसके बाद ब्रिटिश एरा में भी है और आज 21st सेंचुरीज में भी है। 21st सेंचुरीज में जो हम देखें तो चैलेंजेस थोड़े ज़्यादा है, क्योंकि ब्रिटिश रूल के बाद जो है ट्रांसजेंडर्स को और एलजीबीटी कम्युनिटी को एक क्रिमिनल के रूप में देखा गया है। बिल्कुल। तो ये हमने हमारा संघर्ष जो है कम्युनिटी के लिए, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए और फीमेल सेक्स वर्कर्स के लिए और HIV पॉजिटिव लोगों के लिए हमने जो संघर्ष शुरू किया वो हमने किया है 2001 में। और 2001 से जो हमने चैलेंजेस, इश्यूज जो है उनके, उस पर हम जब काम करना शुरू किया तो हमको पता चला कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या इश्यूज है और दिक्कतें क्या आ रही है और कहाँ प्रॉब्लम है। तो ये सबको हमने दिमाग में रख के हमने काम करना शुरू किया 2012 में। 2012 में हमने सोचा कि हमको हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करने के बाद हम बोले अभी किस चीज़ पे काम करें। ऑर्गेनाइजेशन तो फॉर्म हो गया, किस चीज़ पे, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पे हमको हाईलाइट होना चाहिए, जिसको हाईलाइट करना चाहिए, किस चीज़ पे हमको फोकस करना चाहिए। तो हमने फोकस करने लगे ट्रांसजेंडर राइट्स पे। अच्छा। हमने फोकस करने लग गए एंटाइटलमेंट्स, उनके चैलेंजेस, स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन जो है, क्राइसिस जो उन लोग फेस कर रहे, उसके ऊपर हम लोग फोकस करना शुरू किए। और आज भी जब हम बहुत अच्छे पद पे बैठे, बहुत बड़े पद पे बैठे आज जिलाधिकारी के क्राइसिस डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस कमेटी में, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे मौका मिला इस कम्युनिटी के लिए काम करना, कम्युनिटी के चैलेंजेस को सरकार के सामने रखना और चैलेंजेस जो है वो हमको लिस्ट आउट करना, और ये टीम के माध्यम से करने में हमें खुशी हो रही है। चैलेंजेस यानी कि काफ़ी सारे ट्रांसजेंडर से जिनको घर से निकाल दिया गया है, जिनको घर नहीं है, जिनको एंटाइटलमेंट नहीं है, जिनके साथ स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन, डोमेस्टिक वायलेंस होती है, ये सब इश्यूज़ जो है हमने लिस्ट आउट किए, हमने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के सामने रखे और उस पर हम काम कर रहे हैं। ट्रांसजेंडर के लिए आप तो काम कर ही रहे हो, उसके साथ साथ आप HIV जैसी बीमारी का उसको नष्टता के लिए भी काम कर रहे हो। जी। तो अगर आम आदमी को एड्स की परिभाषा समझानी रहेगी तो आप किस तरह से समझाओगे? देखिए, हमने जब 2012 में स्टार्ट किया तो हमने सोचा कि हम सिर्फ ट्रांसजेंडर्स के लिए काम करेंगे, बट फिर हमको लगा कि सिर्फ ट्रांसजेंडर्स ही नहीं है जिसको हमारी सहायता की ज़रूरत है। तो उसके साथ हमने और भी एक्टिविटीज़ ऐड कर लिए, जैसे LGBT कम्युनिटी ऐड किए, उसके साथ हमने माइग्रेंट वर्कर्स जो हाई रिस्क ऑफ HIV में है उनके लिए हम काम करना शुरू किए, विमेन एंड चाइल्ड, फीमेल सेक्स वर्कर्स, उनके बच्चे, उनके लिए काम करना शुरू किया, और PLHIV, पीपल लिविंग विद HIV, उनके लिए काम करना शुरू किए। तो HIV यानी कि अभी कुछ सालों पहले हमने अगर HIV के बारे में बोलते हैं तो पेरेंट्स लोग नाराज हो जाते हैं कि किस बारे में, समाज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। आज भी बहुत सी गलतफहमियां हैं उसके बारे में, अंधश्रद्धा है। बिल्कुल, अंधश्रद्धा बहुत है HIV में। अभी हाल ही में एक क्लाइंट मेरे पास आया था कि ये भगवान का प्रकोप है, ये है, जी, वो है। जी, बिल्कुल। हाल ही में एक क्लाइंट मेरे पास आया था जिसको HIV हुआ, सेंट्रल हॉस्पिटल में उसने चेक किया HIV, उसने मुझे कॉल किया, उन्होंने बोला कि मुझे HIV का रिपोर्ट आया है। तो मैंने उनको कहा कि हम मेडिसिन शुरू कर देते, ART मेडिसिन जो है वो चालू करना है उनको कैसे भी। तो उसके लिए उनको सेंट्रल हॉस्पिटल लेके जाने के लिए बस कल सुबह जाना ही था, रात ही रात वो और उसके पेरेंट्स गायब हो गए। तो फिर हमने बहुत कोशिश किया उसको कांटेक्ट करने का, वो मिला नहीं, क्योंकि हमारे लिए ज़रूरी था कि एक भी पर्सन अगर इन्फेक्टेड हो रहा है तो उसका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट शुरू कराना। तो हमने उसे ट्रेस करने की कोशिश की, बिल्कुल नहीं। घर उनके रेंट के थे तो घर छोड़ के चला गया। वो बंदा आया 1 महीने के बाद। तो 1 महीने के बाद जब वो आया तो हमने पूछा कि आप गए कहाँ थे, आपको मेडिसिन से करना? बोलता है नहीं, हमारे गांव में जो है ना एक बाबा है, वो ये ठीक करता है, तो इसके लिए हम गए थे। तो सोचिए लोगों के दिमाग में किस हद तक अंधश्रद्धा भरी हुई है।
तो इसके लिए अभी सरकार ने जो पर्याप्त इलाज व्यवस्था है जी। वो उपलब्ध कराई है, जी। तो वो किस तरीके से इसका इलाज होता है? देखिए, HIV एड्स, इसके लिए जो सबसे बड़ा कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो है नैको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नैको के माध्यम से जितने ऑल ओवर इंडिया में जितने भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं HIV के, वो पूरे नैको के माध्यम से चल रहे हैं। हम भी नैको के बच्चे, हम भी नैको से हमको बहुत कुछ सीखने मिला, हमको एक्टिविटीज़ करने नैको के रेफरेंस से मिला। तो जो गाइडलाइंस हर 3 साल 5 साल में जो गाइडलाइंस निकलते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो इंसान के अंदर एक CD4 काउंट होता है, हाँ, ठीक है। वो HIV पॉजिटिव लोग जो रहते हैं उनके लिए CD4 काउंट बहुत कम होता है, यानी कि नॉर्मल अगर आप में और मुझ में देखा जाए CD4 काउंट 600 से ऊपर होगा, बट पॉजिटिव लोगों का जो है वो कम रहता है, यानी कि उनका 150-200 रहता है। तो उनकी इसमें रोग क्या होता है? प्रतिकारक शक्ति जो होती है वो कम होती वो जाती कम होती जाती है, रोग प्रतिकारक शक्ति कम होती जाती है, और वायरल लोड जो है वो बढ़ते जाते हैं। जो वायरस है, HIV का वायरस है, वो बॉडी के अंदर जो है बढ़ता जाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने ART मेडिसिन स्टार्ट की है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ओके। तो इससे क्या होता है कि HIV का जो विषाणु है वो कम होते जाते हैं, यानी कि वो बढ़ने ही नहीं देता है। जो विषाणु है वो तो रहेगा, तुम HIV पॉजिटिव हो तो HIV पॉजिटिव रहोगे, बट क्या करते हैं कि विषाणु को और बढ़ने नहीं उसका देता है। प्रभाव कम होता है। प्रभाव कम होता है, उसको बढ़ने नहीं देता है। इंसान का जो लाइफ साइकिल है वो बढ़ जाता है। जो इंसान 8 साल 10 साल जीने वाला रहता है, आज भी हमारे पास ऐसे पेशेंट्स हैं जो गए 20-25 सालों से पॉजिटिव है, मगर आज भी वो तंदुरुस्त रह रहे हैं। योगा जी, इस बीमारी का शिकार जो HRV हाई रिस्क बिहेवियर वाले जो जोन में रहते हैं, उसमें हमारे किन्नर समूह का भी समावेश होता है, तो ये किस तरह से होता है? सर देखिए, अगर देखा जाए तो नैको ने कुछ टाइपोलॉजीज बनाए हैं। नैको के टाइपोलॉजी के हिसाब से हाई रिस्क ऑफ HIV एक ट्रकर्स लोग में रहते हैं, जो ट्रक लेके अपने शहर से दूसरे शहर जाते हैं, हाँ। ट्रक लोड वोड करके। दूसरे माइग्रेंट्स जो अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में जाते हैं काम की तलाश में, अकेले रहते हैं, फैमिली छोड़ के जाते हैं। तीसरा है फीमेल सेक्स वर्कर्स, जो शारीरिक इसमें है। चौथा है ड्रग यूजर्स, जो इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स है, मतलब वो अपना नीडल यूज किया है ना, तो IDU भी हाई रिस्क में। और चौथा है ट्रांसजेंडर्स इसलिए क्योंकि ट्रांसजेंडर्स का जो बेसिक ऑक्यूपेशन है वो है बस्ती, बदाई, टोली, ये सब है, जो भिक्षा मांगना है ना, जो बुजुर्गों की देन है, वो है। उसके अलावा एक छोटा सा हिस्सा ट्रांसजेंडर्स का है जो सेक्स वर्क में भी इन्वॉल्व है। क्योंकि आप सेक्स वर्क में इन्वॉल्व हो, आपको हाई रिस्क ग्रुप में लिया गया है, और वही उसका कारण है जी। अच्छा, तो इसमें कुछ बच्चे होते हैं जिनकी कुछ गलती नहीं होती है, कि माँ बाप की गलती की वजह से उनको भुगतना भी पड़ता है, तो ऐसे बच्चों को हम पीड़ा से कैसे बाहर निकालें, उनका पुनर्वसन या उन्हें आश्रय देने की कोशिश हम कैसे करें? देखिए सर, एक कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे सभी जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि बहुत क्लियर है, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है नैको का, कि HIV सिर्फ 4 कारणों से होती है। एक, असुरक्षित लैंगिक संबंध। दूसरा, गर्भवती महिला से उसके होने वाले बच्चे को, अगर वो महिला पॉजिटिव है तो उसके होने वाले बच्चे को हो सकती है। तीसरा, दूषित सुई। और चौथा, अनटेस्टेड ब्लड, यानी कि हम ब्लड बैंक से ब्लड लेते हैं, अगर वो टेस्टेड ब्लड नहीं रहेगा और अगर वो HIV पॉजिटिव इंसान का ब्लड रहेगा, ब्लड में HIV का विषाणु है, तो वो हो सकती है। ये 4 ही कारणों से होती है। ये तो एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है, सबको समझ लेनी चाहिए। तो छूने से, उनके साथ खाना खाने बिल्कुल से, नहीं। उनका टॉवेल यूज करने से जी, तो ये सारी गलतफहमी है। ये सब गलतफहमियां है। इससे क्यों होगा? क्योंकि ये 4 कारणों से HIV ब्लड में होती है। जब तक आपका रक्त संक्रमण नहीं होगा तब तक ये नहीं होगा। तब तक नहीं होगा। एक आपकी खांसने से वगैरह भी कुछ बिल्कुल नहीं। एक आपके ब्लड में होता है HIV वायरस, दूसरा आपके स्पर्म्स में होती है, और तीसरा कोई इन्फेक्शन हुआ है, समझो है ना, अल्सर है ना, तो उसके माध्यम से हो सकता है। बट इसके अलावा खाना खाने से, जूते पहनने से, साथ में रहने से, ब्लैंकेट यूज करने से, ये सब मिथ्स है, ये इससे नहीं होता है। तो अगर एक बच्चा इन्फेक्टेड, हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं जो पॉजिटिव है, और हम बच्चों को गले लगाते हैं, गोद में खिलाते हैं, बच्चों के ख्याल रखते हैं। लोग हैं हमारे पास 3500 हमारे पास रजिस्टर्ड पॉपुलेशन है HIV पॉजिटिव लोगों का।
तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनके लिए हम काम करेंगे तो हम पॉजिटिव हो जाएंगे, ये गलत फहमी है। ये जो है ना, ये सब भारत में चलता है, बाहर देश में ही चलता नहीं है, क्योंकि बाहर देश के लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, रीड करते हैं, उनके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मेरा हर एक महीने में हर एक कॉलेज में विजिट होता है, जहाँ हम लोग गेस्ट लेक्चर्स लेते हैं। हम लोगों को ज़्यादातर सेंसिटाइज करने की कोशिश करते हैं, हम लोगों में अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश करते हैं कि HIV क्या है, HIV किस कारणों से होती है ना, स्टिग्मा क्या है, डिस्क्रिमिनेशन क्या है, किन्नर क्या है, फीमेल सेक्स वर्कर्स क्या है, ये सब जानना जरूरी है। क्योंकि एक चीज़, जैसा मेरे एक आर्टिकल में कहा गया है, जब तक आप मरते नहीं हो तब तक आप जन्नत नहीं देख सकते हो। अगर आपको जन्नत देखना है तो आपको मरना पड़ता है। उसी तरीके से अगर वो प्रोग्राम के बारे में जानना है, वो बीमारी के बारे में जानना है, तो उसके बारे में आपको बहुत सारा स्टडी करना पड़ेगा, अवेयरनेस प्रोग्राम्स देखने पड़ेगा। आजकल आपको ऑनलाइन सब कुछ मिलता है, यूट्यूब हो, गूगल हो, उसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, तो वो थोड़ा सा स्टडी करना। तो आज भी मैं पूछना चाहता हूँ कि आज भी अगर कोई एड्स ग्रस्त मरीज पाया जाता है, तो समाज का या लोगों का, उसके परिवार वालों का, उसकी तरफ देखने का नज़रिया बदलते हुए नज़र आ रहा है आपको? देखिए, हम इंडिया आज भी देखा जाए HIV और किन्नर एक्सेप्टेंस के मामले में दूसरे देशों से 10 साल पीछे। हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं हो रही है। कॉन्डम के बारे में बताने के लिए, निरोध के बारे में बताने के लिए लोगों को तकलीफ हो रही है। 1996-7 में जब निरोध का ऐड आता था टीवी में, तो पेरेंट्स लोग बंद कर देते थे कि हमारे बच्चे को अवेयरनेस, हमारे बच्चे पे गलत असर पड़ेगी। बट वो आज एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हो गया है वो। अच्छा, तो वो जो है नैको फ्री कॉन्डम्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि आप अवेयर हो, आपको पता चले कि क्या है HIV से बचने का कारण। तो हमारा इंडिया में और भी बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स, जिसके हम, मेरे जैसे छोटे मोटे आर्टिस्ट जो है, सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं, वो कोशिश कर रहे हैं अवेयरनेस फैलाने की। तो इस सोच में बदलाव आने के लिए और भी थोड़ा वक्त लगेगा? वक्त तो बहुत लगेगा सर, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जिनको पता है, जिनको समझ में आ गया है कि HIV कैसे होते हैं, पर एक्सेप्टेंस आज भी नहीं कर रहे हो कि आपने तो बता दिया, गवर्नमेंट बता रहा है HIV ऐसा नहीं होता है, मगर फिर भी हमें डाउट है। ये जो शक है ना, ये लोगों को बहुत पीछे ले जा रहे हैं। तो क्या आज अगर समझो हम किसी से शादी करने जाते हैं या कोई प्रेग्नेंट मदर होती है, उनको अपनी टेस्ट कराना कितना अनिवार्य है? देखो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हर एक प्रेग्नेंट वुमेन को टेस्ट कराना पड़ता है। प्रेग्नेंट एक कपल गया, मैरिड कपल गया, और वो प्रेग्नेंट है लेडी, तो उनको पहले HIV टेस्ट कराना है। उसी तरीके से उनके हस्बैंड को भी कराना है, उसके अलावा उनको रजिस्टर नहीं होगा। ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा रूल है। बट जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, काफ़ी सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स है जो हार्डली चेक कराते हैं, उनको कुछ पड़ी नहीं है, उनको सिर्फ बिजनेस से मतलब होता है। अभी तो ट्रेंड आ चुका है, एक पढ़ा लिखा ट्रेंड आ चुका है कि शादी करने से पहले भी दोनों एक दूसरे के टेस्ट की रिपोर्ट देखते हैं। बट वो बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि HIV का जो सिम्टम्स है वो आज किसी को आज HIV हो गया, किसी के बॉडी में अगर वायरस घुसा तो कल नहीं पता चलता है। HIV का एक विंडो पीरियड रहता है 3 तो मंथ्स। उसके लक्षण और परिणाम क्या होते हैं? 3 महीने का विंडो पीरियड रहता है। समझो 1 जनवरी को किसी ने असुरक्षित लैंगिक संबंध कर लिया और उसको HIV का वायरस उसके बॉडी में चला गया, तो फरवरी में चेक करेगा तो भी नहीं दिखेगा, वो नेगेटिव ही दिखेगा। उसके लिए 3 मंथ्स लगता है। ओके। 3 महीने के बाद आप चेक कराओगे, आपके बॉडी में दिखेगा। और इसके लक्षण, जिसके डाइट अच्छे है, जिनके मेडिसिन इंटेक्स अच्छे हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, जो तंदुरुस्त है, उनको एक 6-7 साल तो पता ही नहीं चलेगा कि पॉजिटिव है, अगर उन्होंने टेस्ट नहीं किया तो। क्योंकि 6-7 ईयर्स के बाद जब बॉडी जवाब देने लग जाती है, जब आपकी इम्यूनिटी कम होने लग जाती है ना, तभी पता चलता है कि ये बंदे को HIV। फाइनली जब वो बिस्तर में गिर जाते हैं, काफ़ी सारे लोग पॉजिटिव होने के बाद भी मेडिसिन नहीं लेते, वो बिस्तर में गिरने तक मेडिसिन नहीं लेते। फिर बिस्तर में गिरने का तो हमको कॉल आता है, फिर हम जाते उठा के उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं। आपका जितना ट्रांसजेंडर के लिए काम है, HIV संक्रमण रोकने के लिए, नियंत्रण करने के लिए काम है, तो ग्लोबल आपके राइट फाउंडेशन जो है और कौन कौन से क्षेत्र में काम करती है? देखो, हमारे ग्लोबल राइट्स फाउंडेशन जो है काफ़ी सारी फील्ड में काम करते हैं। जैसे कि हम लोग काम करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, अवेयरनेस प्रोग्राम, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल डेवलपमेंट और रिलीफ के लिए काम करते हैं हम। सो ये सब एरियाज में काम करते हैं। बट हमारा टाइपोलॉजी है LGBTQ, जिसमें ट्रांसजेंडर्स भी है, फीमेल सेक्स वर्कर्स, जिसमें हमने मदर एंड चाइल्ड लिखा है,
PLHIV, पीपल लिविंग विद HIV और माइग्रेंट फोकस, ये चारों के लिए हम ये सब सर्विसेज देते हैं। नहीं, इसके अलावा जो अभी हाल ही में हमने कोरोना का जो फेस किया है जी उस वक्त भी आपकी संस्था की बहुत अहमियत रहने वाली भूमिका रही है जी। तो उस वक्त क्या क्या समाज के साथ आपने क्या क्या अपना काम बटाया? देखो, ये पैंडेमिक के टाइम में हमको मौका मिला ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करने की। हमने 2 फ्लाइट छोड़े जिसमें 180 माइग्रेंट्स को हमने अपने देश में भेजा। उसके आर्टिकल्स भी है बहुत सारे ऑनलाइन। और हमने अराउंड 5 ट्रेन्स रिलीज़ किए कल्याण अच्छा। से झारखंड तक के। अच्छा। तो अराउंड 10-12,000 माइग्रेंट्स को हमने वापस अपने गांव भेजे। तो उसके लिए हमने बेसलाइन सर्वे किया, उनका टिकट कलेक्टर के साथ बैठ के काम किए, पूर्व थाने कलेक्टर ऑफिस में रात भर बैठ के काम किए थे, हमने सर्वे किए थे बेसलाइन ऑफिस। तो उससे सक्सेसफुली काफ़ी लोग घर जा पहुँचे और उनको हमने न्यूट्रिशन सपोर्ट किए, हमने उनको ग्रोसरी सपोर्ट किए, ये सब करके सक्सेसफुली। इसके अलावा योगा जी, आपका कम्युनिटी किचन जो है जी, उस दिन से लेकर आज तक बहुत ही लोगों के मुंह में निवाले भरने के लिए काम में जी, आया है। जी। और आपकी ये सब जिम्मेदारी जो है आपकी रेखा पवार करके जो असिस्टेंट है, अच्छा। वो संभालती है। हाँ। तो काफ़ी सालों से आपके साथ में काम भी कर रही है, तो उन्होंने आपके लिए एक मेसेज भेजा है, वो देखते हैं। योगा गुरु बद्दल बोलायचं तर भरपूर काय आहे, पण मी थोडक्यातच बोलते। मी त्यांच्याबरोबर 2.5 ते 3 वर्षापासून काम करते। ते चांगल्या खूप समाजसेविका आहेत, खूप लोकांसाठी झुजतात। त्यांनी लॉकडाऊन मध्ये एवढ्या लोकांना, हजारो लोकांना जेवण शिजवून घातलेलं आहे। त्यांच्या बरोबरीने आम्ही पण त्यांच्या बरोबर होतो, पण त्यांच्या एवढं आम्ही करू शकलो नसतो। त्यांनी कुठून तेवढं राशनाचं जुगाड करून आणून लोकांना शिजवून त्यांच्या पोटापर्यंत नेऊन घातलं। किती लोक उपाशी मरत होते, किती लोकांना त्यांनी त्यांच्या घरापर्यंत सुद्धा पोहोचवण्याचं काम केलेलं आहे। आणि बायकांसाठी, ज्या बायकांना घरातून त्यांच्या खूप त्रास होतो, नवऱ्याकडनं सासवांकडनं म्हणजे काय छळलं गेलेलं असतं कुठल्याही पद्धतीने, त्यांच्यासाठी ते अर्ध्या रात्री सुद्धा उठून जातात। कधी काही त्रास असेल त्यांच्या बरोबरीने उभे असतात, त्यांना मदत करतात कसली पण। खूप चांगले समाजसेविका आहेत। आणि लहान मुलांसाठी, त्यांच्या शिक्षणासाठी, काही कुठं कुणी गरीब असेल त्यांना खायसाठी, त्यांना शिक्षण करायचं असेल, जे त्यांचं मन म्हणजे असं आहे की त्यांना कुणाचं दुःखच बघू शकत नाही। त्या मला खूप अभिमान वाटतं त्यांच्याबद्दल आणि स्वतःबद्दल आहे की मी त्यांच्या एवढ्या मोठ्या कार्यक्रमामध्ये माझा छोटासा त्याच्यात माझा एक सहभाग आहे। थैंक यू सो मच रेखा मैडम, आपने बहुत अच्छी बातें कही और थैंक यू सो मच। और जितना मेरा योगदान है उतना ही उनका भी योगदान है, उनके बिना शायद मेरा किचन नहीं चलता। क्या बात है। और उन्होंने भी रात दिन मदद की है हमको। उन्होंने बहुत सारे लोगों को खाना पहुंचाने की भी मदद की। वही नहीं, उनके हस्बैंड भी, अच्छा। उनके दोनों बच्चे भी आते थे हेल्प करने के लिए। तो थैंक यू सो मच रेखा मैडम। योगा जी, मैं आगे जाकर यही पूछना चाहता हूँ कि जिस मुद्दे को लेकर आज ये चर्चा का हमने आयोजन किया हुआ है कि ये एड्स का जो संक्रमण है, इसे नियंत्रित करने के लिए आप जैसे लोग तो काम करते हैं, लेकिन समाज की भी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? समाज की ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सबसे पहले आप जो भी रिलेशन रखो वो रिलेशन में आप लॉयल रहो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रस्टी होना चाहिए। बहुत लॉयल रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। और जैसे आपको पता है, अब आपको पता चल गया कि ये 4 कारणों से HIV होती है, तो आप प्रोटेक्टेड सेक्स कीजिए। आपका जो फिजिकल रिलेशन है प्रोटेक्टेड होना चाहिए। ब्लड बैंक से अगर आप ब्लड लेते हो तो टेस्टेड ब्लड लो। तीसरा, गर्भवती महिला अगर पॉजिटिव है तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही डिलीवरी करें, क्योंकि गवर्नमेंट डॉक्टर्स को जितनी ट्रेनिंग मिलती है उतनी प्राइवेट डॉक्टर्स को नहीं मिलता है। हमको लगता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, साफ नहीं रहता है ना, डॉक्टर्स आया रिस्पांस अच्छा नहीं करती है, नर्स, ये सब तो होते रहेंगे। जैसे मैंने बोला, चैलेंजेस तो आते रहेंगे, बट जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स को ट्रेन किया जाता है उतना शायद प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को नहीं मिलते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि उनको पता है, उनको प्रॉपर टेक्निक मालूम है, उनको मालूम है कि अगर डिलीवरी के टाइम में माँ को कौन सी इंजेक्शन देना पड़ता है ताकि वो डिलीवरी करते वक्त वायरस लोड जो है सप्रेस हो, और डिलीवरी होकर बच्चा जब आएगा बाहर तो उसको कौन सी मेडिसिन देना पड़ता है ताकि उसके अंदर वायरस ना जाए। लेकिन समाज की भी तो ये जिम्मेदारी है कि अगर ऐसे बाधित रुग्ण हमें मिलते हैं, मरीज, तो उन्हें अपनाना चाहिए, उन्हें प्यार मोहब्बत और उनको एक आदर सम्मान जो समाज में बाकी लोगों को मिलता है वो उन्हें भी तो मिलना ज़रूरी है। बिल्कुल, सबका हक है। हम भारतीय है और हम इंडिपेंडेंट कंट्री में हैं, तो हम सबका हक है। अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया
HIV पॉजिटिव लोगों को, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मर जाएंगे, कहीं और कोई और एक्सेप्ट कर लेंगे, हम एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप ट्रांसजेंडर्स को एक्सेप्ट नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जीना छोड़ देंगे, हम एक्सेप्ट करेंगे। फीमेल सेक्स वर्कर्स को, उनके बच्चों को एक्सेप्ट नहीं किया, उनमें तो जीने की राह हमें जतानी होगी। जतानी है। और ये सब ना सर, ये सब अवेयरनेस से होगा। हम जितना कोशिश कर रहे हैं, हम गए 17-18 सालों से हम भागदौड़ कर रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं? हम लोगों तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि एक्सेप्टेंस लेवल हमारा हाई होना चाहिए, जिससे दूसरे लोगों तक जानकारी जाएगी, दूसरे लोग अवेयर हो जाएंगे इसके बारे में, और वो भी हमको सहकार्य करने लगेंगे। तो आप क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एड्स दिन कब तक मनाया जाएगा? देखो सर, एड्स दिन तो मुझे लगता है जब तक दुनिया है तब तक एड्स दिन बनना ही चाहिए। आई टेल यू व्हाई। क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो HIV से मरे, क्योंकि उस टाइम में ART मेडिसिन नहीं था, अवेयरनेस नहीं था, है ना। शायद वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेने जाते थे, कॉन्डम्स, निरोध लेने जाते, तो उनको शर्म आती थी। कुछ लोगों को नीडल से हुआ है, कुछ लोगों को माँ से बच्चे को हुआ है। तो ये सब जो HIV के इससे चल बसे हैं, उनको एक श्रद्धांजलि देने जैसी बात होती है। प्लस एड्स दिन जो है ये हमको याद दिलाती है कि ऐसी एक बीमारी भी है, और इसके लिए अभी अच्छी इलाज व्यवस्था भी है। इलाज व्यवस्था बहुत अच्छी है, अच्छी नहीं बहुत अच्छी है सर। आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो आपको सुविधा मिलती है वो उससे अच्छी सुविधा कहीं नहीं मिलेगी। तो हम बहुत सारे सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स भी करते हैं, डॉक्टर्स के साथ करते हैं, उनको पता करने, उनको बताने के लिए कि भाई ये आपकी जिम्मेदारी है और ये ऐसा होता है। पुलिस वालों के साथ करते हैं ताकि उनको भी खराब नहीं लगे, उनको भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वो भी दिन रात काफ़ी सारे पुलिस वाले रेड लाइट एरियाज में भी काम करते हैं, तो उनको अवेयरनेस होनी चाहिए। काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स सबके साथ हम करते हैं। योगा जी, आपकी ग्लोबल राइट्स फाउंडेशन है, आज उल्लासनगर में नहीं, आसपास के उपनगरों में भी काम कर रही है जी। और आपकी इस संस्था के सलाहकार हैं एडवोकेट जय गायकवाड़। वो आपके कानूनी जितने भी दायरे हैं वो संभालते हैं जी। उन्होंने भी आपके कार्य के प्रति भावना व्यक्त की है, जी। वो देखते हैं। योगा नाम्बियार ग्लोबल राइट फाउंडेशन की प्रेसिडेंट, इनके बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि इस देश में जाति और लिंग के आधार पर लोगों को पीछे छोड़ा जाता है, उन्हें बांटा जाता है। लेकिन अगर आप में जिद है लाइफ में कुछ करने की, तो आपको कोई जाति या कोई लिंग के आधार पर रुका नहीं सकता, आप आगे निकल जाओगे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं कहूँगा कि हमारे उल्लासनगर शहर की योगा दीदी है। मैं प्राउड हूँ कि वो एक ट्रांसजेंडर है और ट्रांसजेंडर होने के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करके PhD ली, और आज ग्लोबल राइट फाउंडेशन के माध्यम से वो लाखों HIV पेशेंट्स के लिए काम कर रही है, उनके बच्चों के लिए काम कर रही है, लाखों ट्रांसजेंडर्स के लिए काम कर रही है। लॉकडाउन में उसने हज़ारों लेबर्स की हेल्प की, उनको घर भेजा। मैं खुशनसीब हूँ जो मैं उनके ग्लोबल राइट फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं उनको आगे की फ्यूचर की एक्टिविटीज़ के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और उनके साथ मैं हमेशा ऐसे ही बना रहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच एडवोकेट जय गायकवाड़ जो है वो सिर्फ मेरे सपोर्टर ही नहीं है, वो हमारे ग्लोबल राइट्स फाउंडेशन के मैनेजिंग ट्रस्टी भी है। अच्छा। और उनका सपोर्ट जितना मुझे मिला है उतने शायद मेरे कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में से मिला है, क्योंकि वो हर दिन रात मेरे साथ रहता है और उन्होंने बहुत सारे सपोर्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन को किया है, हमारे जो बेनिफिशरीज है उनको किया है। ग्रोसरीज में होने दो, HIV में होने दो, ट्रांसजेंडर राइट्स में होने दो, तो उनका सपोर्ट बहुत सालों से है और थैंक यू सो मच। योगा जी, आपने कोविड में कोविड वॉरियर करके भी बहुत अच्छी भूमिका निभाई है और आपको सेंट पॉल मित्तल अवार्ड से नवाजा गया, जो काफ़ी फख्र की बात है हमारे लिए, इस शहर के लिए और आपके लिए भी। तो वो अनुभव कैसे रहा? देखिए, कोविड में जो है मैंने मेरा जो बिट था, मेरा जो हिस्सा था, वो हिस्से का काम किया मैंने। तो ऐसा नहीं कि मैंने बहुत कुछ किया, काफ़ी सारे लोगों ने किया है जी, पर शायद मेरा काम लोगों को, गवर्नमेंट को डिफरेंट लगा और मुझे बहुत खुशी हो रही है कहते हुए कि मुझे ये साल नेशनल अवार्ड मिला, सेंट पॉल्स मित्तल नेशनल अवार्ड। और लुधियाना की जो गवर्नर है उन्होंने, और हमारी जो आयन लेडी है किरण बेदी मैडम, इन्होंने मुझे ये पुरस्कार से नवाजा।
और ये सिर्फ मेरा, जैसा मैंने आपको कहा, सिर्फ मेरा अकेले का अचीवमेंट नहीं है, ये पूरे मेरी टीम की अचीवमेंट है। सारे टीम, मेरे पेरेंट्स, मेरे टीम, मेरे बच्चे, मेरे टीम में आप यकीन नहीं करोगे 20-22 साल के बच्चे भी हैं जिनको उनके पेरेंट्स ने भेजा ये पैंडेमिक में, और उनके पेरेंट्स का भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया और अपने बच्चों को भेजा सपोर्ट। क्या बात है जी। तो दोस्तों, एक तबका है, एक टुकड़ा है जो सम्मान से समाज में जीने की चाह रखता है, और उस टुकड़े को डॉक्टर योगा नाम्बियार समाज से जोड़ने की जद्दोजहद से कोशिश कर रही है। जी हाँ दोस्तों, हम उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि आप यहाँ पर आए और अपने अनुभव, अपने कार्य का परिचय हमें कराया। आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू केदारे सर, थैंक यू द एंटायर टीम ऑफ SST कॉलेज, SST मैनेजमेंट। हम ग्लोबल राइट्स फाउंडेशन आप सबके तहे दिल से शुक्रगुजार है कि आपने हमको मौका दिया। जाते जाते बस यही कहना चाहेंगे कि इन फ्यूचर SST कॉलेज अगर हमारे साथ मिलकर एक्टिविटीज़ करना चाहे, जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी जो है वो स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के लिए हमारे यहाँ भेजते हैं, एंड हम स्टूडेंट्स को इंटर्न्स करके लेते हैं। काफ़ी सारे कॉलेजेस लेक्चर्स लेते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स करना चाहते हैं। वेरेवर you need our help, wherever you need our support in terms of social activities in the society, you're please welcome. Thank you so much. तो दोस्तों, यह बस एक लम्हा तो है, 2 पल में बिखर जाएगा, फिर से नए से जीने का जज्बा फिर असर लाएगा। हाँ, मुश्किल तो बहुत है, लेकिन वक्त ही तो है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप स्वस्थ रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, इसी कामना के साथ मैं फिर से आपसे कहने वाला हूं कि हम ऐसे ही समाज में विभिन्न क्षेत्र में अपना योगदान देने वाले लोगों से आपको परिचित कराते रहेंगे। आप देखते रहिए SST मुक्तांगण।